नमस्कार दोस्तों। 12 जनवरी आज की तारीख है। डिस्कस करने जा रहे हैं हम डेली 30 का। आज का जो टर्म है वो साइंस का होता है और साइंस में जो आज का टॉपिक है वो गुरुत्वाकर्षण हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर प्रश्न छोटे बड़े हर प्रकार के बनते हैं। इसको ध्यान से आप करिए। 20 प्रश्न इस पे और 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर हम डिस्कस करेंगे जो आजकल की घटनाओं पर आधारित होंगे। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को चलाने के लिए आप कोशिश करिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा मानना है कि अगर आप लोग इसको 2 लोगों को भी शेयर करते हैं तो ये कार्यक्रम चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हर संडे को आपका टेस्ट होता है। इस बार भी वो टेस्ट होगा। अभी तक का जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उस पे डिपेंडेंट होगा। टेस्ट फ्री है। आईएएस प्रेप एकेडमी का ऐप आपको डाउनलोड करना है और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में बस आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप नए हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा। नीचे उसमें लॉगिन के नीचे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है, उसको क्लिक करेंगे, फॉर्म खुल जाएगा, कर लेंगे। बाकी अगर आप पुराने हैं तो पुराना जो आपका जो लॉगिन है उसमें मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। तो गुरुत्वाकर्षण के जी का मान यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसका मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुना है। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का मान ये कह रहा है कि 1/6 गुना है किसके? पृथ्वी के। तो पहला बिल्कुल सही है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का मान 1/6 गुना है पृथ्वी के। क्या ऐसा सही है? ये 1/6 गुना है या 6 गुना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सही स्टेटमेंट है, 1/6 गुना है। चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर भार के 1/6 गुना होता है। तो चंद्रमा पर जो व्यक्ति का भार होता है वो पृथ्वी पर भार के 1/6 होता है, क्योंकि 1/6 गुना ही है। इस तरीके से दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो क्या है? सही स्टेटमेंट दिए हुए हैं। 1/6 होता है, इसीलिए अगर यहाँ का कोई 60 किलो का व्यक्ति जाएगा चंद्रमा पर तो चंद्रमा पर जाकर वो 1/6 यानी कि 10 केजी का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु किस अवस्था में होती है? यानी कि उपग्रह में कोई वस्तु जो होती है वो किस अवस्था में होती है? गति करती हुई होती है या भारहीनता की स्थिति में होती है या विराम अवस्था में होती है? कैसी स्थिति में होती है? तो जो भी सैटेलाइट में उपग्रह में कोई भी वस्तु होती है वो भारहीनता की अवस्था में होती है। वेटलेसनेस की स्थिति उसकी होती है, भार नहीं होता है। उपग्रह के अंदर ये विशेषता पाई जाती है। इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री वहां पर जाते हैं तो अब अगर भारहीनता की स्थिति होगी तो ग्रेविटी वहां पे नहीं होगी, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, तो आप कुछ खा पी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो जल पानी कुछ भी आप लेके जाते हैं वो उसी कारण से संभव हो पाता है। इसलिए इनको पेस्ट के रूप में दबाव डालकर पेस्ट के रूप में भोजन ट्यूब के रूप में इनको प्रदान किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारहीनता की अवस्था होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट है। ग्रहों की गति का विस्तृत अध्ययन जॉन केपलर ने किया था और दूसरा है जॉन केपलर ने ग्रहों की गति के लिए 2 नियम प्रतिपादित किए थे। तो केपलर का ग्रहों का नियम है, ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसको जान लीजिए। सामान्य सी बात है, कई बार पूछी गई है। और जॉन केपलर ने ग्रहों की गति के लिए 2 नियम प्रतिपादित किए थे। क्या ये बात सही है? इसको चेक करते हैं। पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन केपलर ने ग्रहों के लिए जो नियम प्रतिपादित किए थे वो 3 नियम थे। कितने नियम थे? 3 नियम। इन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य कक्षा के एक फोकस पर होता है। यानी कि कक्षा के एक फोकस पर सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ प्रत्येक ग्रह जो है ऐसे ऐसे अपने अपने जहां पर उनकी पोजीशन है वो ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे बुध शुक्र पृथ्वी ऐसे क्रम है ना। सूर्य कहां पर है? फोकस में है। और ग्रह का क्षेत्रीय वेग ये जो है वो नियत रहता है। ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग उसकी सूर्य से मध्यमान दूरी के तृतीय घात तथा घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी इन्होंने इस नियम के अंतर्गत बताया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने 3 नियम दिए थे। आपको नियम डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं उपग्रह कहलाते हैं। और दूसरा है नेपच्यून ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर का ग्रह है, यानी कि सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं वो उपग्रह नहीं, वो ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ते क्रम में अगर देखें तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, है ना, अरुण और वरुण, ये है। नेपच्यून को वरुण कहते हैं ना, यूरेनस का मतलब अरुण। बुध ग्रह सबसे नजदीक का है और नेपच्यून यानी कि वरुण जो है सबसे दूरी का है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। पहला क्यों गलत है?
क्योंकि ये जो बात कही जा रही है ये उपग्रह नहीं, ये ग्रह के बारे में बात कही जा रही है। अगर यहाँ पर ग्रह दिया होता तो सही होता है। तो पहला सही है, पहला पहला गलत है और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार क्या प्रतीत होता है? घटा, बढ़ा, शून्य? तो जब ऊपर जाएगी, मान लीजिए आप लिफ्ट में चढ़े हैं, ये लिफ्ट है और इस लिफ्ट में आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी यानी कि आपका भार नीचे की ओर लगेगा तो ये बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। समझ में आई बात? जब ऊपर की ओर जाएगी तो व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ, क्योंकि नीचे की ओर आपका बल लगेगा ना, तो वो ज्यादा महसूस होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होती है उसे पलायन वेग कहते हैं, और पलायन वेग 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 9 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। पहला स्टेटमेंट तो सही है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से अगर बाहर लेके जाना है तो उसको पलायन वेग कहा जाता है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट हम चेक करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 9 किलोमीटर पर सेकंड नहीं। ये सही क्या है? 11.12 किलोमीटर पर सेकंड ये होता है। अगर इतनी स्पीड से कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर आकाश में, आसमान में फेंकता है, तो अगर फेंकेगा तो वो गुरुत्वाकर्षण एरिया जो है, पूरा क्षेत्र है, उससे बाहर चली जाएगी और वापस फिर कभी नहीं आएगी। तो दूसरा वाला गलत है, पहला सही है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी के पृथ्वी में बीज बोते समय बीज किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, जड़ें हमेशा नीचे की ओर तथा जो पत्तियां होती हैं वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ये घटना है, ये पूरी मतलब जड़ें, जैसे आप कोई बीज बोएंगे तो उसकी जड़ें नीचे होंगी और पत्तियां ऐसे ऐसे निकलती। कभी पत्ती आप ऐसे ऐसे नहीं देखेंगे। अब आप ये मत कहिएगा टहनी नीचे थी, लेकिन पत्तियां हमेशा ऊपर की ओर होती हैं। ये जो घटना है, इस घटना को क्या कहते हैं? ये घटना कहलाती है गुरुत्वानुवर्तन, है ना। जियोट्रोपिज्म कहते हैं इस घटना को। पृथ्वी के ऊपर जितने भी आप बीज बोएंगे, पृथ्वी पर जो बीज लगेंगे, पेड़ बनेंगे, तो पेड़ों की जड़ें जो होंगी वो नीचे की ओर होंगी और पत्तियां हमेशा ऊपर की ओर बढ़ेंगी, और इसको गुरुत्वानुवर्तन हिंदी में और जियोट्रोपिज्म अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जियोट्रोपिज्म, सॉरी जियोट्रोपिज्म इसको नहीं, ग्रेविट ग्रेविट्रोपिज्म कहेंगे, ज्यादा सही रहेगा। इसके लिए वर्ड कौन सा सही होगा, जरा इसको सर्च करके बताइएगा, मैं पिन पोस्ट में डालूंगा। तो गुरुत्वानुवर्तन और ग्रेविटोफिज्म कहेंगे या जियोट्रॉज्म कहेंगे, दोनों में से देख लीजिएगा। मैं भी देख के इसको बताऊंगा। वैसे ग्रेविटो वाला शब्द ज्यादा सही है, जियो वाला शब्द सही नहीं है। अगला प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट है, द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को कहते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु है और उसमें कितनी मात्रा में पदार्थ है वो उसका द्रव्यमान कहलाएगा। पृथ्वी द्वारा जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचा जाता है वो वस्तु का भार कहलाता है ना। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में, है ना, भार बराबर mg होता है। W बराबर आपने mg पढ़ा होगा, यानी कि m फॉर द्रव्यमान और g फॉर ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है उसकी बात हो रही है। तो जब हम भार को, द्रव्यमान को g से गुणा करेंगे तब हमको भार प्राप्त होता है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिए हैं वो सही है। द्रव्यमान एवं भार ये दोनों जो दिए हुए हैं वो दो डिफिनीशन ही दी हुई है। किसी वस्तु में जो उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, मान लीजिए कि कोई ये वस्तु है तो इसमें जितनी पदार्थ है, जितना आपको ये पदार्थ इसमें दिख रहा है, मिल रहा है, वो उसकी क्या है, वो उसका द्रव्यमान कहलाएगा, वो उसका मास है। और पृथ्वी द्वारा जिस बल के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचा जाता है, यानी कि जो आपको पता चलेगा भार कितना वजन है ये, तो वो उसका भार कहलाएगी। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जी का मान भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, ध्यान से पढ़िएगा, और पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान बढ़ता है। अब बताइए, दोनों स्टेटमेंट में ध्यान से पढ़िए इसको, अपना उत्तर आप सोचा करिए। जब मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करूं तो सोचिए, और फिर 2-4-5 सेकंड के बाद जब मैं बताता हूं तो आप देखिए आपका सही हुआ या गलत हुआ। जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। सबसे कम अगर ग्रेविटी जी का मान कहाँ होता है आपसे पूछा जाए तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। अगर ये आप पृथ्वी बनाएंगे तो इसमें ये इक्वेटर है ना, ये भूमध्य रेखा यही होती है। तो यहाँ पर जी का मान सबसे कम होता है, न्यूनतम। और जो पोल पे आप जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल पर चाहे साउथ पोल पर, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम होता है, यहाँ पर ये मैक्सिमम होता है। तो पहला तो गलत हो गया। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसका मान धीरे धीरे ऐसे ये बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, ध्रुव की ओर जाएंगे तो ये बढ़ता चला जाता है। भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों पर जी के मानों का अंतर केवल 3 सेंटीमीटर 3.4 सेंटीमीटर पर सेकंड है। खैर ये अंतर आप
छोड़िए उसको। यहां पर आपको ये जानना है कि पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पे जी का मान क्या होता है, घटता है, और वहां पर दिया हुआ बढ़ता है। अगर तल पर है आप, मान लीजिए कि ये धरातल है और यहाँ पर है, इससे ऊपर या नीचे आप जाएंगे, चाहे गहराई में जाए चाहे ऊंचाई पे जाए, तो ये जी के मान में क्या होती है, कमी होती है, घटता है ये, और यहाँ पर दिया है बढ़ता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारी वस्तुओं का त्वरण हल्की वस्तुओं की अपेक्षा कम होता है। जो भारी वस्तुएं होती हैं उनका त्वरण हल्की वस्तुओं की अपेक्षा कम होता है कहा जा रहा है, क्या सही है ये? अगला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट ये हो गया। अगला स्टेटमेंट, एक्सट्रीमली सॉरी, अगला स्टेटमेंट, ऊपर से गिराने पर भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। ध्यान से पढ़िए, कंसेप्ट वाले प्रश्न है। जो भारी वस्तु होती है, भारी वस्तुओं का त्वरण हल्की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होता है, तो पहला तो गलत हो गया। और जो दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका कारण यही है कि जो भारी वस्तु है हल्की वस्तु की तुलना में पृथ्वी पर अगर गिराई जाएगी तो पहले पहुंचेगी, और उसका कारण क्या है, क्योंकि वो अधिक त्वरण उसमें कार्य कर रहा है। मान लीजिए कि दो वस्तुएं कोई है, एक भारी है और एक हल्की है, ठीक है, तो ये वाली जो भारी होगी, ये भारी है, कोई जरूरी नहीं है आकार में बड़ी हो तो भारी हो, लेकिन मैं मान ले रहा हूं ऐसा, और ये हल्की है। तो जो भारी वाली होगी ये पृथ्वी पर गिराए जाने पे पहले पहुंचेगी, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका जो त्वरण है, त्वरण जो होता है वो ज्यादा होता है इसकी अपेक्षा, इसका त्वरण कम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों में से अगर आप देखें तो पहला स्टेटमेंट तो इसका गलत हो जाएगा, कम नहीं होता है ज्यादा होता है, और दूसरा में ये पहले पहुंचेगा, तो ये सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि वस्तु का कितना द्रव्यमान होगा उस पर निर्भर करेगा, क्या ऐसा है? और अगला स्टेटमेंट है, यदि वायु की अनुपस्थिति में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से ऊपर से गिराई जाएं तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। वायु अनुपस्थित है तब क्या होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रहा है दूसरा, लेकिन पहला जो दे रहा था, गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भाई डब्ल्यू बराबर आपने एम जी तो पढ़ा है, तो डब्ल्यू तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, लेकिन जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया, कोई डेरिवेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। यदि वायु की अनुपस्थिति में भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं, मान लीजिए कि एक 5 किलो की है, और इसका मान लीजिए कि एक ये छोटी है एक बड़ी है, ऐसा आप जान लीजिए, ये थोड़ी सी बड़ी है और ये थोड़ी सी छोटी है, और इसको आप गिरा रहे हैं, और निर्वात है, वैक्यूम है, वायु उपस्थित नहीं है, तो उसमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। समान ऊंचाई से गिराने पर भले उनमें अंतर है, भार में भले, द्रव्यमान में भले अंतर है, द्रव्यमान आप ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान में भले मास में अंतर है, लेकिन वो समान समय में वो दूरी तय करेंगी, एक साथ गिरेंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है, लेकिन पहला जो है ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? यानी गुरुत्वीय बल के कारण ये वृद्धि हो रही है, और कैसे हो रही है, दर उसकी क्या दी हुई है, प्रति सेकंड हो रही है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है, v बढ़ रहा है, और इसकी दर क्या है, पर सेकंड ऐसा हो रहा है, पर सेकंड ऐसी वृद्धि हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे। ये फार्मूला याद रखिए, कभी कभी ये फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, जी बराबर जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या, और जो जी है ये मतलब 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल पर 9.8 मीटर पर सेकंड इसका मान लिया गया है। अब आपसे इस पे भी प्रश्न तोड़कर पूछा जा सकता है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। बाकी ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, क्या होता है, गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु के वेग में जो प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि होती है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये सामान्य से प्रश्न है, लेकिन अच्छे प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। किसी वस्तु की स्थिरता उसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। भाई क्यों नहीं निर्भर करेगी, निर्भर तो करेगी ही। तो दूसरा गलत है और पहला सही है। गुरुत्व केंद्र के बारे में जो दी हुई है बात वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है कि निर्भर नहीं करता है। अब पहला स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। अगर भार कार्य कर रहा है उस पर
तो ये क्या है, गुरुत्व केंद्र की स्थिति पर यह निर्भर करेगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई भी दो कण एक दूसरे को बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मान लीजिए कि कोई दो कण है और एक दूसरे को बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान से पढ़िएगा, क्या है, सही है, सोचिए इसको। पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है, और यही जो बल है जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, आकर्षित करती है पृथ्वी जिस बल के माध्यम से, तो उसको गुरुत्व बल कहते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट में तो कोई डाउट नहीं, लेकिन पहला भी सही है। एक दूसरे की तरफ जो आकर्षण होता है, अब ये आकर्षण कभी कभी आप किसी दूसरी चीज के प्रति भी महसूस करते होंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं, उसके अपोजिट सेक्स पे आप ऐसा महसूस करते होंगे। तो जब कोई भी दो कण एक दूसरे को बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो ये आकर्षण बल है, इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी द्वारा जो लगाया जाता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल की संज्ञा दी जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए, ग्रेविटी फोर्स खत्म हो जाए, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं यार। ये बहुत महत्वपूर्ण बल है। ये 9.8 जो है, ये अगर समाप्त हो गया जिंदगी से तो समझ लीजिए सब गड़बड़ है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। मैंने आपको एक कभी कंसेप्ट बताया था पलायन वेग के बारे में, जो कि था 11 दशमलव कितना, 2। अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तब तो वो चली जाएगी कहां पर, अंतरिक्ष में चली जाएगी और वापस नहीं आएगी। लेकिन ये जो वस्तु है वो आके गिर जाएगी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अगर वो फेंकी जाएगी, क्योंकि पलायन वेग का नाम मान जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और ये 8 ही किलोमीटर दिया है, तो वही प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, देखिए अलग से एक प्रश्न, तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको देने की जरूरत नहीं थी लेकिन सेट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, और सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, या उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ध्यान से इसको देखिए, तो जो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण यह संभव होता है। इसी कारण से कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, और ये जो ट्रैकिंग ट्रांसमीटर या रिसीवर होता है उसी की सहायता से इसकी ट्रैकिंग की जाती है, और डॉपलर प्रभाव की मदद से ये स्पष्टता ट्रैकिंग संभव हो पाती है, और ये पता चलता है कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी कारण से उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता रहता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से खत्म हो जाए, मैंने अभी आपसे कहा था ये खत्म हो जाए, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, भार वही रहेगा। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था W बराबर mg, और ये शून्य हो गया तो क्या होगा, भार जो होगा वो शून्य हो जाएगा, भार शून्य होगा लेकिन द्रव्यमान जो है वो तो वही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही बना रहेगा। W बराबर mg से आप देखिए g जीरो हो गया तो W बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर g को हम जीरो रख दें, g बराबर जीरो रख दें तो W बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन m का जो मान है वो जो था वो बना रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, कोई भी द्रव्यमान ये दिया हुआ है और m बराबर जो था वही है लेकिन इसकी त्रिज्या जो है वो कम हो जाए, तो पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए, अब इस फार्मूले में आपको जाना पड़ेगा, है ना। अगर जो ये है कितना दिया है यहाँ पर, कितने परसेंट कम हो जाए, 1% कम हो जाए, 1% ये कम हो जाए, तो यहाँ पर जो 1% कम हो रहा है वो त्रिज्या कम हो रहा है, आर ई नीचे दिया हुआ था उसमें ना, तो आर ई अगर नीचे वाला पोर्शन है ना, ये फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर, इसीलिए कहा था मैंने कि ये फार्मूला आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला जो फार्मूला था कहा गया, ये वाला G बराबर GME बटे RE स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू अगर घटा दी जाए इस वाले की वैल्यू,
तो ऊपर वाले की वैल्यू बढ़ेगी, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए बढ़ेगा, और दूसरी बात है कितना बढ़ेगा, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। इस चीज को भी आप निकाल सकते हैं कि ये कितना बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1% अगर उसको कम करेंगे तो यहाँ पर ये 2% बढ़ जाएगा। इस फार्मूले में अगर आप इसको रखेंगे तो 2% ये बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आप निकाल सकते हैं, यहां से। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, देखिए ये प्रश्न एक ऐसा भी पूछा जाता है, एक लोहे का और एक लकड़ी का समान भार का ये दो बॉल है, ये गेंद बनाई गई है, भार इनका समान है और हवा अनुपस्थित है और उनको गिराया गया। वैसे आप जानते हैं कि जो लोहे वाला होगा, लोहे वाला, और ये हो गया लकड़ी वाला, तो लोहे वाला वैसे भारी होता है और लकड़ी वाला ये अपेक्षाकृत इसके हल्का होगा। अगर हवा उपस्थित रहती, निर्वात नहीं होता, तो भारी वाला पहले गिरता और हल्का वाला जो था वो बाद में गिरता। लेकिन यहां पर हवा की अनुपस्थिति, तो दोनों समान समय में गिरेंगी पृथ्वी पर, दोनों एक समय गिरेंगी, एक समान दूरी तय करने में समान समय लेंगी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेंगी। हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से अगर आप गिराएंगे, अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा था, तो ये रहेगा। चलिए अब करंट अफेयर के प्रश्नों को हम देखते हैं। कल जिन लोगों ने टॉप किया था वो लोग अपना मेरिट लिस्ट में नाम ऐसे बरकरार रखें, उनको मेरी खूब शुभकामनाएं हैं। और जो लोग थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, टॉप 10 में आए हैं वो तो ठीक है, थोड़ा सा जो और पीछे हैं वो लोग कोशिश करते रहें, टेस्ट और लोग भी दें। और आपको आगे जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, आरओ यारो का जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है, और पीसीएस का जो भी नोटिफिकेशन आने वाला है, ये सब एग्जाम्स आप डेली 30 के माध्यम से, जीआईसी लेक्चरर, एग्रीकल्चर का जो सर्विसेज का एग्जाम होने वाला है, ये सब आप इसमें कवर कर पाएंगे। यकीन मानिए, आप इसको रोज करते रहिए, फिर इसका फायदा देखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो करंट अफेयर का प्रश्न है, लेकिन बस मैं यही सपोर्ट आपसे चाहता हूँ कि इसको आप जितने लोग देखते हैं उसको लाइक जरूर करें। इससे लोग इसको जब लाइक करते हैं तो मुझे तो खुशी जो मिलती है वो मिलती ही है, साथ में यूट्यूब भी सोचता है कि ये कार्यक्रम बेनिफिशियल है, तो आगे ये चलता रहे। करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने शक्ति विधेयक को मंजूरी दी है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। किस राज्य की कैबिनेट ने दी है? तो अभी हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध मानवता के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराधों में से एक माना जाता है। ऐसे अपराधों को दूर करने के लिए 10 दिसंबर 2020 को मानवाधिकार दिवस के रूप में के अवसर पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के द्वारा सख्त विधेयक को मंजूरी दी गई। यानी कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, तो उसी दिन ये सख्त विधेयक को मंजूर उन्होंने किया था। और बलात्कार के गैर घातक मामलों, वैवाहिक दुष्कर्म को छोड़कर कठोर और अनिवार्य दंड के दायरे को ये बढ़ाने का कार्य करता है ना, मृत्यु दंड तक इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो ये करने वाला कौन सा राज्य है? ये राज्य है महाराष्ट्र। बहुत सारे लोग इसका पीडीएफ मांग रहे हैं, मैं इसका पीडीएफ बनवा रहा हूँ एक सिस्टम की, इससे ऐसे तो ये बहुत ज्यादा पेजेस हो जाएंगे, तो ये नया क्योंकि वो बना है तो मैं जल्दी ही उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। टेलीग्राम आप लोग फॉलो कर लीजिए, ओम पांडे जीएस आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहीं पे पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई थी। प्रत्येक वर्ष विश्व में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ये चर्चा में था, इस कारण से ऐसा पूछा गया है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये दोनों बातें सही हैं। 16 अक्टूबर 2020 को अभी 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो ये सिक्के उक्के को पूछे जा रहे हैं आजकल, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में गुजरात राज्य में बर्ड फ्लू एन्फ्लुएंजा, एवियन एन्फ्लुएंजा के नए मामले की पुष्टि हुई है। देखिए धीरे धीरे ये कई स्टेट में फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है। आप लोग अपना खान पान सही रखिए, बाहर की चीजें बिल्कुल मत खाइए, भूखे रह लीजिए, कम खाइए, खिचड़ी बनाकर खा लीजिए, लेकिन रूम पे, अपने कमरे पे, अपने घर पे जो भी बनाकर खाना है आप खाइए। और इस वायरस को पहले वर्ष 1985 में युगांडा में देखा गया था, है ना, सबसे पहले, यानी कि पहली बार जो देखा गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। इस वायरस को भी चीन में देखा गया था सबसे पहले, 1996 की बात है। ये चाइना वाले क्या है, चाइना वाले तो कुछ भी खा जाते हैं, छिपकली, बिल्ली, चूहा, मगरमच्छ, जो भी मिल जाए ये सब खा जाते हैं, चमगादड़, है ना।
तो बर्ड फ्लू जो है ये खतरनाक है, और चिड़िया जो होती हैं, जो पक्षी वर्ग होते हैं, वो इसके वाहक होते हैं। तो इस समय देखिए सब जगह चिड़िया मारी जा रही हैं, और तत्काल प्रभाव से जो जितने भी चिड़ियाघर हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो पहला ये सही है। दूसरा ये गलत है, क्योंकि 1996 में ये चाइना में ही पहली बार देखा गया था। तो दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCAVS इंडिया फोरम 2021 के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। इस परियोजना में भारत जो है भाग लेने वाले 5 देशों में से एक है। इसमें शामिल देश हैं भारत, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, और इस परियोजना का कार्यकाल वर्ष 2021 के अंत में समाप्त होगा। आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो उपयुक्त सभी सही हैं, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज NCAVS इंडिया फोरम 2021 का आयोजन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसी कारण से ये चर्चा में है। भारत का ये मंत्रालय है, और इसमें ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको है ना। वैसे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्राजील भी ब्रिक्स में है, चीन भी ब्रिक्स में है, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में है, ठीक है, और भारत है ही है। मैक्सिको एक यहाँ पर अलग है, जो रसिया यहाँ पर नहीं है, मैक्सिको आ गया है, बाकी वही सारे देश हैं। तो ये पांचों भागीदार देशों के लिए विशेष रूप से पारिस्थितिक तंत्र के लेखांकन में पर्यावरण आर्थिक लेखांकन पर उपलब्ध जानकारी और प्रचलित कार्यप्रणालियों को उन्नत करने में सहायता प्रदान करेगा। और इस परियोजना का कार्यकाल 2021 के अंत तक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न अलग से आपसे बनाकर पूछा जा सकता है। और इस परियोजना के लिए यूरोपीय संघ द्वारा अपने पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। तो यूरोपीय संघ के द्वारा ये वित्त पोषण किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। हाल ही में चीन द्वारा तीसरी दक्षिण एशियाई वार्ता का आयोजन किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य महामारी रोधी सहयोग एवं निर्धनता उन्मूलन सहयोग था। तो ये दोनों स्टेटमेंट पर आप ध्यान से पहले इसको सही से पढ़िए, विचार करिए, उसके बाद में इसका उत्तर आप दीजिए। चलिए चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि चीन द्वारा तीसरी दक्षिण एशियाई वार्ता का आयोजन किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और चीन ने कोविड-19 का मुकाबला करने हेतु करीबी सहयोग में वृद्धि करने और दक्षिण एशियाई देशों के साथ तीसरा बहुपक्षीय वार्ता सम्मेलन ये आयोजित किया है। इसका उद्देश्य है कि सहयोग में यानी कि हेल्प जो है कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए बढ़ाया जा सके। वैसे चाइना ने ही इसको इजाद किया है, चाइना ही इसके लिए जिम्मेवार है, और वो तो किसी का ऐसे हेल्प करने वाला नहीं है, हर चीज में वो ट्रेड देखता है। चीन के इस कदम को आर्थिक कार्यक्रमों का समन्वय करने संबंधी प्रयासों में बीजिंग की नीतियों में दृष्टिकोण परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। और 6 जनवरी को ये तीसरी वार्ता अभी आयोजित हुई है। तो यहाँ पर ये जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट दिए हैं ये सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्होंने हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया? तो पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया था, शाहरुख खान को बनाया गया था। और अभी वहां का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कोलकाता का KIFF हुआ, उसका 26वां संस्करण आयोजित हुआ, और उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री वहां की जो है उन्होंने किया। मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम आप बताइएगा। और इस उद्घाटन समारोह में वर्चुअली बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान भी शामिल हुए। मतलब वहां बेचारे जा नहीं सके, टाइम वाइम नहीं रहा होगा, और ये वर्चुअली उसमें शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इस महोत्सव में 45 देशों की 81 फुल लेंथ फीचर फिल्म, 51 लघु फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। अगला जो प्रश्न है, IREDA जो कि इरेडा जिसको बोलते हैं, हाल ही में खबरों में था, किस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इरेडा जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रत्न कंपनी है। 3 प्रकार के होते हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। बताइएगा महारत्न कितने हैं, नवरत्न कितने हैं और मिनी रत्न कितने हैं? इनको टाइप कीजिएगा, जो टाइप करेगा मैं मानूंगा कि वो सीरियसली पढ़ता है। हाल ही में इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग करने के लिए NHPC लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इसी कारण से ये चर्चा में आया है। तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, यूजीसी ने हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस कितने विदेशी कैंपस खोल सकता है? यानी यूजीसी का जो अभी डायरेक्शन आया है उसमें कितने विदेशी कैंपस खोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के तहत?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के लिए अन्य देशों में केंद्रों और पूर्ण विकसित परिसरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो 20 उच्च शिक्षा संस्थानों में से प्रत्येक को अगले 5 वर्षों में विदेश में 3 केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जो हमारे यहाँ के संस्थान है, उच्च शिक्षा संस्थान, वो ऐसा कर सकते हैं। और इसके लिए शिक्षा, गृह और विदेश मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय इसमें आवश्यक रूप से भागीदारी करेंगे। तो उनकी अनुमति इसमें प्राप्त करना होगा इन संस्थानों को। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही व्यापार नीति की समीक्षा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू टीपीआर किस संगठन से संबंधित है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, विश्व खाद्य संगठन, विश्व मौसम पर्यावरण संगठन। तो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू है तो जाहिर सी बात है ये विश्व व्यापार संगठन से संबंधित होगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। और इसमें सदस्यों के व्यापार और संबंधित नीतियों की जांच की जाती है ताकि इसके नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। तो डब्ल्यूटीओ यही समन्वय का कार्य करता है, डब्ल्यूटीओ नीतिगत फैसले लेता है। तो विश्व व्यापार संगठन में भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा जिनेवा में अभी संपन्न हुई है। तो भारत की पिछली जो व्यापार नीति समीक्षा हुई थी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू जो हुआ था, वो 2015 में हुआ था और उसके बाद में अब आयोजित हुआ है। तो ये 7वां है, ठीक है? 2021 में जो ये आयोजित हुआ, ये 7वां है। इसके पहले 2015 में आयोजित हुआ था। 5 साल पर नॉर्मली ये ऐसा हुआ है। तो विश्व व्यापार संगठन, ये ध्यान रखिएगा कि जो इसमें ट्रेड पॉलिसी रिव्यू की बात हो रही है, विश्व व्यापार संगठन से रिलेटेड है। और अंतिम प्रश्न है आज का, हाल ही में लोकसभा स्पीकर की घोषणा के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला ने अभी घोषणा की है कि स्कूल और कॉलेज में एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। उत्तराखंड पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की उन्होंने अध्यक्षता की और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्दी पूरे देश में ऐसा करने जा रही है। अपने संविधान को जाने, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। और वास्तव में देश के प्रत्येक नागरिक को अपने संविधान के बारे में बहुत सही से जानकारी रखनी चाहिए। केवल पढ़ने लिखने वाले लोगों को कंपटीशन पास करने के लिए ही नहीं, बल्कि आम नागरिक को भी इसको जानना चाहिए। इसका उद्देश्य संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोग्राम है इसका, ठीक है? तो ये ओम बिरला जी ने घोषित किया। इसमें ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है नरेंद्र मोदी ने किया, या आपसे पूछा जा सकता है राजनाथ सिंह ने किया। तो ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कर रहे हैं। तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है और कार्यक्रम का नाम भी इंपॉर्टेंट है। आपको कैसा लगता है डेली 30? जरूर हमको बताएं। और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों को जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रॉमिस अगर आप निभाएंगे तो ये डेली 30 अब बंद नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।